प्यारे बच्चों, आज हम रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और मित्रता पाठ के बारे में पढ़ेंगे। आज इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना पर प्रकाश डालिए। या रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व और पृथ्वी क्या कृतित्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि इसमें तुम्हें क्या होता है कि 2-3 लेसन होते हैं और उनमें से किसी एक के व्यक्तित्व और कृतित्व का पूछ दिया जाता है या उनके जीवन परिचय की रचनाएं बताइए। ठीक है, इस तरीके से पूछ दिया जाता है। ये जीवन परिचय हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर ये आया हुआ है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य आकाश, यानी हिंदी साहित्य में एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र है, यानी सूर्य की तरफ प्रकाशित होने वाले नक्षत्र है, जो पाठक को अज्ञान रूपी अंधकार से, पाठक कौन होता है, जो किसी चीज को पढ़ता है, अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं जहां विवेक और बुद्धि का सुखद साम्राज्य। शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार तो थे ही, वे समालोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी सबसे आगे। इन्होंने अपने समय के ही नहीं अपितु वर्तमान के भी जो लेखक हैं और पाठक है, पढ़ने वाले, दोनों का ही सही अर्थ में मार्गदर्शन किया। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गई बात कि जो रामचंद्र शुक्ल थे वो हिंदी साहित्य के आकाश में एक सूर्य के समान थे, जो साहित्य के अंदर है उन्हें क्या माना गया है, सूर्य के समान माना गया। ठीक है, अब पढ़िए उनका जीवन परिचय। हम कहाँ से लिखेंगे, जीवन परिचय पूछा जाता है कि जीवन परिचय रचना बताइए। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य यानी कि विद्वान, समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, किसका, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, सन 1884। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, 1884। बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में, जिला कौन सा था, बस्ती, और गांव कौन सा था, अगोना। एक सम्राट परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, इनके पिता का क्या नाम था, चंद्रबली शुक्ल, जो मिर्जापुर में कानून को क्या थे, कानून को। इनकी माता विद्वान और धार्मिक थी, विद्वान और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में, राठ तहसील में इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता, क्या मिशन स्कूल से मित्रता 73, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने क्या किया, मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, यानी 10वीं की। गणित में कमजोर होने, किसमें कमजोर थे, के कारण ये आगे नहीं पढ़ सकते। इन्होंने एफए किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से, 10वीं कहाँ से की, मिशन स्कूल से, और इंटर की कहाँ से की, इलाहाबाद से की, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छोड़ दिया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं, यानी जैसी ये नौकरी चाहते थे उसके अनुसार उनकी क्या है, नौकरी नहीं थी। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में, जहाँ क्या किया था इन्होंने, मिशन स्कूल से क्या की थी इन्होंने, मिर्जापुर के मिशन स्कूल से 10वीं स्कूल में इन्होंने चित्रकला के अध्यापक होते हैं। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर, यानी इनके ज्ञान को देखकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के, इसके हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी आचार्य सभा में सह सम्मान दिलाया
हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग करने के लिए श्याम सुंदर दास जी ने के द्वारा इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा में विषय सम्मान दिलाया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। किसमें हो गई इनकी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए। और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये ही हिंदी विभाग के क्या हो गए? अध्यक्ष हुए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी, यानी कि 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और सन 1941 में इनकी मृत्यु। ठीक है बेटा, इन्होंने 10वीं कहाँ से की? मिशन स्कूल से। इनके पिता का क्या नाम था? सज्जन शुक्ल था। और इनके पिता क्या थे? मिर्जापुर में कानूनगो थे और माता एक धार्मिक और विदुषी मिर्जा। उसके बाद लेकिन ये क्या था? गणित में कमजोर होने के कारण उन्होंने क्या किया? आगे नहीं पढ़ सके। ये इंटरमीडिएट के लिए इलाहाबाद गए, लेकिन वहां ये परीक्षा देने से पहले इनका विद्यालय छूट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि छोटी छोटी चीजें निरंतर नहीं है, इसी तरीके से बीच में से याद करनी। अब आते हैं हम इसकी रुचि। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, यानी कि प्रसिद्ध क्या थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है निबंध। क्या आता है? निबंध। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि, कौन सा है? चिंतामणि, और दूसरा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। यानी इनका निबंधों का संग्रह किससे हो रहा है? चिंतामणि और विचार विधि नाम से प्रकाशित। निबंध में इनके लिखोगे चिंतामणि और विचार। अब आती है हमारी आलोचना। नंबर 2 पे क्या आती है? आलोचना। शुक्ल जी आलोचना के सम्राट थे। क्या थे? आलोचना के सम्राट। इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, रसमीमांसा, त्रिवेणी और इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी त्रिवेणी। इस ग्रंथ में सूर्य, तुलसी और जायसी पर आलोचना लिखी गई तथा दूसरा कौन से आलोचना वाला है? ठीक है। अब नंबर 3 आता है हमारा युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया। युगीन प्रवृत्तियों, विशेषताओं के आधार पर लिखा गया इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गए सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में, यानी इन्होंने जितने भी लिखे उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गए सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 4 संपादन। इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बनी का कुशल संपादन। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का काव्य रचना अभिमन्यु तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी। इनमें मैगस्थनीज का भारतवर्षीय आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र आदि प्रमुख। ये थी इनकी। अब आता है साहित्य में हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसमें ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक थे। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के क्या थे? मूर्धन्य आलोचक, यानी कि उच्च कोटि के आलोचक थे, श्रेष्ठ निबंधकार थे, निष्पक्ष इतिहासकार
महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से क्या थे? मस्तिष्क से क्या थे? आलोचक और जीवन से। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान। इनकी इनकी जो विलक्षण प्रतिभा के कारण इनके समकालीन हिंदी गद्य काल को किस नाम से जाना गया है? शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया। शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा। ये आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में से हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही करता साहित्यकारों के आगे बात समझ में। इस तरीके से ही हमें उनका क्या लिखना है? जीवन परिचय। क्या लिखना है बेटा? हमें जीवन परिचय लिखना है रामचंद्र शुक्ल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मित्रता पाठ का, यानी मित्रता पाठ के बारे में समझेंगे, उसका सारांश। ठीक है बेटा? देखो, मित्रता पाठ का क्या पढ़ना है? जिसके द्वारा लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध क्या है? जिसे उन्होंने जीवन उपयोगी विषय पर लिखा। कि जीवन में क्या उपयोगी है, उससे उपयोगी क्या होता है, उसके बारे में लिखा, जिसमें इनकी लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन हो। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोर अवस्था में घर से बाहर निकलता है, यानी जब वह घर से बाहर निकलेगा युवक, तो उसे मित्र चुनने में कठिनाई, यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाहर निकले और सबसे मिल जुल जाते हैं तो उनकी मित्रता बढ़ जाती है, मतलब उनसे जान पहचान बढ़ जाती है, जो बाद में मित्रता का रूप भी धारण कर। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर है। यानी कि मित्र का भी हमारे जीवन में सफल असफल होने में बड़ा योगदान होता है कि हमने कैसा मित्र चुना है, उसका भी हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगति उसे अच्छा व बुरा बना। युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचार व प्रकृति का ध्यान देंगे। जो युवक होते हैं उन्हें नहीं अभी पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, तो मित्र बनाने से पहले मित्रों का कैसा आचरण है, कैसी उनकी विशेषताएं क्या नहीं, वो ध्यान नहीं रखते हुए केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि वह कैसा है क्या नहीं कुछ का जानता है, बस उसे देखकर ही सुंदर दिखता है, दिखने में ऐसा है, तो उसी पर वो आकर्षित हो जाता है। जबकि मनुष्य अगर घोड़ा भी खरीदता है, यानी कि जब हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो उसके गुण दोषों को परख लेते हैं, होते हैं ना, दुकान पर जाते किसी चीज के लिए भाव मोल करते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये इसकी इतने कम क्यों है, ये चीज ऐसी नहीं है, यानी बहुत सी बातें पूछते हैं जब जाते किसी चीज को। किसी प्राचीन विद्वान ने कहा भी है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती। अगर हमें योग्य मित्र मिल गया और विश्वास करने वाला योग्य मिल गया तो समझ लो कि हमारी उन्नति होगी, हम अवनति की ओर नहीं जाएंगे। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया, यानी उसकी सारी पूंजी कौन है, उसका मित्र। जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है तब उस पर मित्र बनाने की भी जरूरत है। सोचते हैं ना, लोगों को होता है कि भाई छात्रावास में गए हैं तो कि मेरे मित्र इतने हैं, सब मेरे से बोलते हैं या सब मेरी उम्र से हैं, तो कुछ लोगों को आदत होती है। तो यही कहा कि छात्रावास में क्या होती है कि मित्र बनाने की भी सवाल रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत है, उसमें जितनी जल्दी दूसरे की बातें मन को लगती है उतनी जल्दी रिश्ता बनाना भी हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो उसमें हमने किसी को कुछ कह दिया, थोड़ी देर में उसने हमें कुछ कह दिया, हम गुस्सा हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उसके साथ खेलने लगते हैं, तो उसमें रूठा बनाना चलता रहता है। मित्रता वह प्रेम के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो। यानी अगर हम किसी को मित्र का चुनाव कर रहे हैं या
हम किसी भाईचारा करें, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के आचरण उसका स्वभाव में समानता हो, यानी कि आचरण भी ऐसा है, उसका स्वभाव भी ऐसा है, ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत थे। राम जी जितने शांत थे, लक्ष्मण जी उतने ही क्या होते, क्रोधित होने वाले थे, उनमें जोश बहुत जल्दी आ जाता था, परंतु दोनों में आपस में भाई बहुत प्रेम थे। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में भी विपरीतता थी, लेकिन दोनों में क्या थी, गहरी मित्रता। इसी प्रकार चाणक्य वचन, इसमें चाणक्य व अकबर व बीरबल आदि अनेक उदाहरण हैं। मित्र का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता वह उसे विकास के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि क्या कहा गया है, मित्र का सबसे पहला कर्तव्य क्या, अपने मित्र की सहायता करना, वह उसे विकास के लिए प्रोत्साहित करना। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए, जैसे मित्रों की जो सहायता उसके विकास के लिए हमेशा तैयार है, जो हमारे शुभचिंतक हो, जैसे राम व राम किसके, सुग्रीव के शुभचिंतक थे। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत न कर सके तो हमें उससे दूर ही रहना। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं, उनसे सोचनीय जीवन किसी और का। अगली बात सुनिए, जो हमारे भले बुरे के बारे में हमें नहीं कहते कि तुम ये गलत कर रहे हो, हमारी हमें हाँ मिला रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों से चाकू से उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो जो आवारागर्दी फिरते हैं इधर उधर, तो उनसे ऐसे मित्रों को हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनसे सोचनीय जीवन किसी और का है ही नहीं। उनको देखकर दुख होता है कि वह अपने आप को कहाँ ले जा रही है। तो ऐसी संगत से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों झरनों की कलकल की आवाज आदि में कोई सौंदर्य नजर नहीं आता। यानी कि वे आवारागर्दी में मजा लेते हैं, उन्हें प्रकृति चीजों से या सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है, सब चीजों को नजरअंदाज करते सिर्फ अपने धुन में लगे रहते हैं, जो दिन प्रतिदिन विषय वास्तव में लिप्त रहते हैं, जिनके हृदय में केवल बुरे विचार उठते हैं। यानी कि जैसा कहते हैं कि खाते हैं हम लोग, जैसी संगत में रहते हैं इसलिए हमारे विचार बनते चले जाते हैं। तो ऐसे जो आवारागर्दी वाले लोग होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनकी सीधी हरकतें करते हैं, तो उनके मन में बुरे ही विचार। ऐसे युवकों का भविष्य अंधकार में यानी कह देते हैं, तो दिख जाता है सब लोगों को कि यह अपने जीवन में सफल हुए ही नहीं, ये अपने आप से बर्बाद होगा, घर वालों को भी बर्बाद कर छोड़ देगा। अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना। बुरी संगति बहुत भयानक होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के सभी संपत्तियों का नाश कर, जो अच्छे गुणों से व्यक्ति उसका क्या कर देती है, नाश। यानी कि आप अभी अच्छे हो, सबसे नमस्ते करते हो, अपना ये काम करना है, पढ़ते हो, लेकिन आप किसी के सहयोग में आ गए, किसी कैसे कि जो नहीं जा रहा है स्कूल छोड़कर पिक्चर देखने जाता है, कहते हैं ना कि बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बड़ी जल्दी जाती हैं, देखने में भी वो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वह हमें क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाती है, यानी कि जब समय निकल जाता है उसके बाद पछताने से कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए हमें ऐसी संगत से दूर रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य को पतन के गड्ढे में गिरा देती, यानी कि वह ऊपर नहीं उठता, धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाता सबकी नजरों में। आगे कोई नहीं जाएगा तो पीछे करेगा, सब उसकी बुराई करने। इसके विपरीत अच्छी संगति मनुष्य को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने वाली बाहु माने भुजाओं के, यानी अगर हमारी अच्छी संगत है तो वह हमारी जो संगति है, अगर हम गलत कार्य की ओर बढ़ रहे हैं तो वह हमें वहां से रोकेगी, हमें अच्छे बुरे के बारे में बताएगी और हमें सही रास्ते की ओर। शुक्ल जी कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला। देखो कितनी बड़ी कि उसे युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला। अगर युवावस्था में राज दरबार में स्थान मिलता, वही जो वहाँ बुराइयां थी वह सब उसके अंदर लिप्त हो जाती, क्योंकि वहां के लोगों की बुरी संगति उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक।
लेखक कहते हैं कि अश्लील व फॉरवर्ड बात करने वालों को तुरंत रोक देना चाहिए। अगर ऐसे की बातें सुनी, मतलब वो चार पांच बात भी अगर आपने सुन भी ली, एक आध बात को कहीं ना कहीं तुम सोचो, तो इसलिए हमें ऐसों को तुरंत रोक देना चाहिए कि हमें तुम्हारी बातें सुननी ही नहीं। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं। क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है, तो वह नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है। उसे बुराई के प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। यानी कि जा रहा है, बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आज उसने एक दिन स्कूल छोड़ा, पिक्चर देखी, दूसरे दिन में कहीं और घूमने चला गया, खाने चला गया, धीरे धीरे दिन आवारों के साथ और आवारगर्दी करने लगा। धीरे धीरे उन चीजों से घृणा नहीं होती, उन चीजों को पसंद करने लग जाता है। अतः मैं तुम भी बुराई के भक्त बन गए। यानी कि मैं भी हो सकती हूँ या तुम हो सकते हो। अगर हम बुराई की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो हमें वह बुराई भी अच्छी लगने लगेगी। इसलिए इन सब बुराइयों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। यानी कि हमें ना बुरी किसी की बातों को सुनना है, ना हमें कोई आनंद लेना है, तो इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। इसीलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगति से दूर रहना। सुना है ना, क्योंकि ये जो काजल की कोठरी होती है, उसमें कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश कर ले, कहीं मतलब कहीं कालच पुती हुई है, चाहो तो उससे काला है, घर पे तुम्हें घुसा दिया जाए, यानी कोठरी में कितना भी तैयारी की, कितना भी हो, तुम्हें कितना भी बच बच के निकले, जब वो सारा ही काला होगा, उसके गेट काले, अंदर से सब काला होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारे कपड़ों पे, तुम्हारे हाथों पे, मुंह पे कहीं ना कहीं कालच लगी। इसीलिए हम उस संगत में क्यों घुसे, यानी कि बुराइयों से, बुरी जो संगत होती है उससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ये था हमारे का पाठ जो मेन कहा गया है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें मित्र जो है वो बहुत सोच समझकर रखने चाहिए। यानी कि आज तो हम पढ़ने बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन हमने ऐसा मित्र पकड़ लिया कि धीरे धीरे हम लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। हम उसकी बातों में लेते, जो करता है तुम्हें आनंद आता, तुम भी करने लगे हो। तो टोकते ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं टोकता है या तुम्हारे आसपास वाले नहीं टोकते हैं, तुम्हारे में ये बदलाव है, ये हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता अच्छी बातों को, उस समय तुम्हें उसकी बुरी चीजें ही अच्छी लगने। इसीलिए हमें मित्रों को भले बड़े ही देख भाल कर तय बनाना चाहिए। और जो बुरे लोग हैं, ये नहीं कहा जाता कि बोलना बंद करो, लेकिन ऐसे लोगों की बातों को, बेकार की बातों को नहीं सुनना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था मेरा पाठ। धन्यवाद।